everyone. We welcome you to the Voices of India's Energy Leaders exclusive podcast series powered by Energetica India magazine. So today we are here at the Smarter India Expo and we have with us Mr. Vineet Mittal, Director Finance and Strategy, Navitas Solar. Hello sir, how are you? बहुत बढ़िया आपके साथ। So sir, conversation start करने से मेरा first question आपसे ये है, आप हमारे viewers को अपने बारे में कुछ बताइए ना अपनी कंपनी के बारे में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। मेरा नाम विनीत मित्तल है। आई एम को फाउंडर डायरेक्टर विद नेविटास सोलर। इट्स अ 13 years old company running 14 years now. We are into solar manufacturing ecosystem, starting from Gujarat, solar module manufacturing, solar encapsulants, and now getting into solar cells manufacturing, as well as we have projects vertical जहाँ पे हम प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए इन कोलैबोरेशन विद कपल ऑफ आवर ईपीसी पार्टनर्स हम टर्न की ईपीसी सॉल्यूशंस भी देते हैं इन द सीएनआई मार्केट इन स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ओवरऑल हमारी अभी 3 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। मेजरली इसमें टॉप 1 मॉड्यूल्स G12R जो बनाते हैं 620 625 वाट की रेंज, और हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में सेल मैन्युफैक्चरिंग का भी जो कंस्ट्रक्शन अभी चालू है वो भी हम 3 गीगावाट की पहली कैपेसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम अगले साल मार्च अप्रैल तक में शुरू करेंगे। सो दिस इज़ ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग साइड। वी हैव 5 को फाउंडर्स जो हम साथ मिलकर काम करते हैं। माई सेल्फ, अंकित सिंघानिया, आदित्य सिंघानिया, सुनय शाह एंड सौरभ अग्रवाल। हम अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट्स देखते हैं और फिर हमारे सीनियर एचओडीज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स लीड करते हैं। सो सर, अपनी लीडरशिप जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए, इतने साल का एक्सपीरियंस एंड जब से कंपनी शुरू हुई है उससे लेकर अब तक क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। तो हम लोग ने 2012 में डिसाइड किया था हम सोलर में एंटर होना चाहते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बैकग्राउंड है, हमारे फैमिली बिजनेसेस जो है आज भी है, जिसमें हम टेक्सटाइल्स में, स्टील में, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में है। बहुत अलग है उनसे ये सेक्टर, काफ़ी गवर्नमेंट पॉलिसी डिपेंडेंट है या ओरिएंटेड है, और उसी वजह से उसकी एक ग्रोथ भी है। तो हम लोग को हमारा बिजनेस पॉलिसी अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है या इवॉल्व होना पड़ता है। साथ साथ में इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फास्ट है, तो ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ लगाई तो 10 साल तक वही चलेगी। बाकी बिजनेसेस में हमारा इवोल्यूशन या चेंज थोड़ा स्लो है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स चेंज होते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वही रहता है। यहाँ पे हमको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ता है। उसके अलावा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है या मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, तो फाइनेंस लेवल पे बहुत चैलेंजेस आते हैं फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मेजर चैलेंजेस में इनिशियल लेवल पे बैंक्स को ये कन्विंस कराना कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है, इसमें हम बिजनेस बना सकते हैं, प्रॉफिटेबली बना सकते हैं, वो एक इनिशियल लेवल पे एक डाउट रहता था, क्योंकि तब इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं हुई थी 2012-13 में। स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा है, ऑब्वियसली कुछ बैंक्स ने सपोर्ट किया, उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जाके ये एक कंफर्ट आ गया है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, और ऑब्वियसली इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ एनवायरमेंटल एडवांटेजेस, जिस वजह से गवर्नमेंट का इसके ऊपर फोकस भी है कि हम पोल्यूशन फ्री पावर बना सकते हैं, और उसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, हम उस पर लिस्ट में जा सकते हैं कभी। लेकिन इट इज़ ऑब्वियस कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनर्जी इकोसिस्टम का। पूरी की पूरी इकोसिस्टम चेंज हो रही है, तो उसमें कंपनीज लाइक अस हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 10-12 years काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देख चुके हैं। दिस इज़ वेयर, अगर हम उसको लीडरशिप रोल कहें या ऐसा कुछ, हमारा एक उसके अंदर एक एक्सपीरियंस शेयर करें, वेदर इट इज़ लीडरशिप और वट एवर, दैट वी हैव टू बी देयर इन द गेम। हम उस पिच पे खड़े रहेंगे, हम जो क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करें, तो मौका आएगा, लेकिन उसके लिए हमको कंटिन्यूसली सबसे पहले तो सर्वाइव करना रहेगा। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती रहेंगी, जब क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसको जितना हो सके प्री प्लान या उसके ऊपर पूरी एफर्ट रहनी चाहिए कि हम लोग उसके लिए तैयार रहें। उसके बाद में जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर हमने बिजनेस में जल्दी से जल्दी चेंजेस, एजिलिटी की हम बात करते हैं, वो हमको करने रहेंगे। टीम का बहुत एक कंपटीशन रहता है, देयर इज लॉट ऑफ कोचिंग इन द इंडस्ट्री फ्रेंकली, और वो कोई भी इंडस्ट्री में होएगा, इट्स वेरी नेचुरल थिंग, क्योंकि
सबसे बड़ा चैलेंज अल्टीमेटली ये रहता है कि बिजनेस है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड टू हैव अ गुड टीम। मशीनरी है, फाइनेंस है, पॉलिसी है, सब कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कैसे हम हमारी टीम को रिटेन करें। फॉर्चुनेटली वी हैव बीन ब्लेस्ड विद वेरी गुड सीनियर लीडरशिप, जो हमारे पास हमारे साथ में पहले दिन से जुड़े हुए हैं, और आज 13 साल हो गए हैं, और आज भी आगे हम साथ में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ whole team effort for us, and team effort between all the solar companies to contribute to the national targets. अभी आपने कंपेयर किया कि जिस तरह से आपकी टीम काम कर रही है, क्रिकेट टीम की तरह काम कर रही है, दैट यू हैव टू बी इन द गेम। आपने आईपीएल में कोलैबोरेट भी किया है टीम्स के साथ, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। I think on the product side there is very little differentiation, very honestly. क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिया में इवॉल्व नहीं हुई है, बाहर से हम उसको लेके आए हैं, कॉमर्शलाइज कर रहे हैं। तो डिफ्रेंसिएशन की फिर बात आती है कि वाई इनोवेटर्स, वहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्री में स्टैंड आउट होना ज़रूरी है। उसमें वी हैव टू try out different branding activities. IPL is one of them, but there is lot of other things we keep trying. हमने इनफैक्ट कबड्डी लीग में भी पार्टनरशिप करी, हमने चेस लीग में पार्टनरशिप करी। हमारा ये थॉट है कि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी बिग यूनिफाइंग फैक्टर। स्पोर्ट्स में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं रहती है, कोई किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं रहता है। यहाँ पे हम सब एक दूसरे के लिए चीयर कर रहे होते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ टीम गेम। तो हमको लगता है कि जब हम एक पॉजिटिव किसी मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं, तो उसके हमको काफ़ी अदर एडवांटेजेस मिलते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी बिग यूनिफाइंग फोर्स। स्पोर्ट्स में सब एक दूसरे को चीयर अप करते हैं, कंपटीशन रहता है, लेकिन कोई उसमें लूज़र नहीं होता है, सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं। कोई एक ऑफिशियली विनर रहेगा, बट जो नहीं जीते हैं उनके पास भी मौका रहता है वापस आने का, या उस गेम से उन्होंने क्या सीखा वो अगले साल अगली मैच में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में हमारी ब्रांडिंग की कुछ कोशिश करी है। हमने कबड्डी लीग, वो इंडिया का ग्रासरूट स्पोर्ट है, उसमें हमने पुनेरी पल्टन्स के साथ पार्टनरशिप करी। हमने चेस, जो एक तरह से काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट कह सकते हैं, जिसमें दिमाग का जोर रहता है, तो उसमें भी हमने एक चेस लीग है, ग्लोबल चेस लीग थी, उसमें गैंजेस इंटरनेशनल करके टीम थी, जिसमें हमारे स्टार प्लेयर विश्वनाथन आनंद सर थे। तो इससे उनके साथ मिलके एनर्जीज इकोसिस्टम को और हम कैसे बढ़ा सके, क्योंकि स्पोर्ट्स जब लोग देख रहे हैं साथ में इस तरह की कंपनीज अगर जुड़ रही है, तो उनको उस इंडस्ट्री पे काफ़ी एक भरोसा आता है कि सोलर इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, आगे आ रही है, वाइबल है, तो नए नए लोग इस इंडस्ट्री को साथ जुड़ रहे हैं। तो प्योरली फ्रॉम दी network or perception point of view, but also there's lot of awareness and consequences in a positive way in the long run, जो आज हमको शायद नहीं समझ में आएंगे, हमको भी नहीं या किसी और को भी नहीं, लेकिन वो एक माइंड फ्रेम में लोगों के आने लग जाता है। तो आपके हिसाब से सोलर इंडस्ट्री कितनी डिफरेंट है जब 2012 में आपने स्टार्ट किया उससे अब में? पहले 1 गीगावाट में भी लोगों को 2-3 साल लग जाते थे, और अब तो आई थिंक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। सबसे पहला चेंज तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी पे लोगों को विश्वास आ गया। पहले ये था कि ऐसे बिजली से, सनलाइट से बिजली कैसे बनेगी या कितने साल तक बनेगी। आज हमने हमारे पैनल्स जब फील्ड पे लगाए हैं, 12-12 साल फील्ड पे है, जो एक एक्सपेक्टेड डिग्रेडेशन होना चाहिए था उसको वो मैच कर रहे हैं। इसका मतलब कि जितनी जनरेशन आनी चाहिए थी वो आ रही है। तो उसका अल्टीमेटली ये मीनिंग निकलता है कि जिसने भी कुछ एक इन्वेस्टमेंट किया है, जिस टाइम पे भी किया है, उस टाइम की प्रोजेक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग किया है, वो उतना रिटर्न उसमें से ले पा रहे हैं, क्योंकि वही कस्टमर्स हमेशा हमारे पास आ रहे हैं, या हमारे पास आ रहे होंगे या किसी और सप्लायर के पास भी जा रहे हैं भले, लेकिन रिपीटेडली वो बिजनेस कर रहे हैं, सोलर इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं, ईपीसी का कर रहे हैं। अगर जनरेशन नहीं आ रही होती तो ये इंडस्ट्री खड़ी नहीं होती। तो विच मीन्स के टेक्नोलॉजी प्रूवन है। टेक्नोलॉजी प्रूवन होने की वजह से पैसा आया इंडस्ट्री में, पैसा आ रहा है, लोग अपना रिटर्न बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो अगर पॉइंट है कि एनवायरमेंटल एडवांटेजेस उसके मिल रहे हैं। तो ईएसजी वाला जो एक पूरा एक थॉट प्रोसेस है, एक पूरी एक फिलॉसफी है, उस तरह का लो कॉस्ट कैपिटल भी आ रहा है, जो अगेन इसको और बढ़ावा देता है। तो ओवरऑल एनर्जी
इकोसिस्टम में एक पूरा चेंज आ रहा है जो थर्मल से लेके हम रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं। उसमें पहले जनरेशन के ऊपर फोकस था, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस लाने की बात थी, एलसीओई की हम बात करते हैं, लेवलेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले थर्मल के सामने सोलर वॉज लाइक 3 टाइम्स, 18-19 रुपये का टैरिफ आया था जब 6-7 रुपये की बिजली की कॉस्ट थी। वो अब ऑल द वे लोएस्ट पॉइंट में 2 रुपये गया था, आज 2.5 से 3 रुपये का कॉस्ट है ओनली सोलर डे टाइम विद स्टोरेज। वो 6 से 8 रुपये पहुँच गया है, विच इज़ एट पार विद थर्मल पावर। तो अब राउंड द क्लॉक पावर भी कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो ओवरऑल ये इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से और उसके अडॉप्शन, लार्ज स्केल अडॉप्शन की वजह से इन्वेस्टमेंट वाइबल हो गई है फॉर 25 ईयर्स 30 ईयर्स। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। उसके अलावा एक अवेयरनेस की जो बात है कि एंड यूज़र जो अपने घर पे सोलर लगा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चेंज है। एक फार्मर को अगर पंप लगा रहा है सोलर का, भले गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू लगा रहे हैं या डायरेक्टली लगा रहे हैं, तो उनको बिजली मिल रही है, सबसे बड़ा बात ये है। और बिजली मिल रही है तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। उनका फार्मिंग हो रहा है, बिजली उनके दुकान को चला रही है, घर को चला रही है, सब अपने अपने घर में सोलर लगा रहे हैं, फार्मर्स अपने पंप्स सोलर से चला रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो विलेजेस में अंधेरा होता था वो इसमें आ रही है। तो इसके बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो सब अवेयरनेस की वजह से और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से आए हैं। तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन लास्ट 12-13 ईयर्स। सो अब इतने सालों तक जनरेशन तो हो गया, बट अब नेक्स्ट फोकस स्टोरेज है, तो उसके बारे में आपके क्या प्लान्स है या फिर क्या आप कुछ बोलना चाहते ऑलरेडी हमने कुछ गवर्नमेंट टेंडर्स जीते हैं हमारे ईपीसी पार्टनर्स के साथ में, जेबी में, स्टैंड अलोन सोलर में भी, और स्टोरेज विद सोलर में भी हम प्राइवेट मार्केट्स में काम कर रहे हैं। तो स्टोरेज वाज ऑलवेज नेसेसिटी। सोलर पावर एक इंटरमिटेंट पावर है, हम सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। कभी क्लाउडी एटमॉस्फेयर भी आता है या मानसून सीजन आता है, ये तो है दिन की बात। लेकिन हम 24 घंटे की बात करें तो जैसे ही सन डाउन हो जाता है तो बिजली का अरेंजमेंट कैसे करें आप, क्योंकि बैटरी की कॉस्ट काफ़ी वाइबल हो गई है, सेम ट्रेजेक्टरी लाइक सोलर। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स बैटरी कॉस्ट है गॉन डाउन बाई ऑलमोस्ट 80%। इसके काफ़ी सारे इंडस्ट्री स्टैट्स हैं, आपके यहाँ पे भी होंगे, आपने निकाले होंगे। सो सोलर कपल्ड विद स्टोरेज एक रियलिटी हो गई है, इट इज़ नॉट एनी मोर द कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फोकस है कि जितने भी रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स सब हमको करने हैं गवर्नमेंट लेवल पे एटलीस्ट, वो सारे के सारे एक सर्टन पीक स्टोरेज, पीक आवर्स में सप्लाई करने के लिए दिन में सोलर बनाया, इवनिंग में स्टोरेज के थ्रू, बैटरी के थ्रू सप्लाई किया, उसके ही है। तो इट मेक्स द होल ट्रांसमिशन नेटवर्क मोर वाइबल। क्योंकि अगर हमने ग्रीन कॉरिडोर की बात करी, इंफ्रा बनाया बट ओनली डे टाइम के लिए बनाया, तो बाकी टाइम वो ट्रांसमिशन लाइन आपकी काम नहीं आ रही है। जो पावर कंजम्पशन है वो पूरे दिन का है, शाम के 6 से रात के 10 बजे तक पीक लेवल पे रहता है। उस टाइम पे आप जो दिन की जनरेशन हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो आई थिंक अगेन इट्स लाइक अ ऑब्वियस थिंग दैट बैटरी इज़ गोइंग टू ग्रो। उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, स्टैंड अलोन, कपल्ड विद स्टोरेज, कपल्ड विद विंड, कपल्ड विद हाइड्रो पावर। तो बहुत थर्मल में भी आज के दिन बहुत बार ओवर कैपेसिटी का कंसर्न आता है, तो थर्मल प्लांट्स के साथ में भी स्टोरेज लगाया जा रहा है। ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट टेंडर्स निकल चुके हैं इसमें, और वो फिर पीक आवर में या पीक शेविंग के टाइम पे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके सबके अलग अलग मॉडलिंग्स हो रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बैटरी की अलग अलग केमिस्ट्रीज़ हैं लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज के लिए, उसमें कई सारे नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, कुछ इंडिया से भी आ रहे हैं इनोवेशंस। तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन अलग अलग बैटरीज यूज़ हो रही है जो उस मेन एक्टिविटी जो है पावर जनरेशन को सपोर्ट कर रही है। ओके। आपके हिसाब से इंडिया के सप्लाई एंड डिमांड में अभी भी कितना गैप है, डीसीआर मैंडेट्स होने की वजह से, एएलएमएम होने की वजह से? फॉर द टाइम बिंग जो डीसीआर मार्केट है या आगे जाके एएलएमएम पार्ट 2 इम्प्लीमेंट होएगा, तो इंडिया सेल कैपेसिटी इज लोअर देन द डिमांड। देयर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैपनिंग। अगले 2 साल में हमको लगता है कि वी विल बी एट पार विद द ओवरऑल डिमांड। अगर हम इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एएलएमएम पार्ट 2 आने की वजह से, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, तो जैसे सोलर मॉड्यूल में नाउ वी आर सरप्लस और वी आर एट पार विद द डिमांड, क्योंकि 2 साल पहले एएलएमएम पार्ट 1 इम्प्लीमेंट हुआ था और इंडस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया विद बेटर फैक्ट्रीज, मोर ऑटोमेशन, लार्ज कैपेसिटीज़। वो सेल लाइन में भी होएगा, और सेल लाइन के बाद में सब्सिक्वेंटली वेफर इन गॉट के लिए भी होएगा। इवन फॉर अस, हम लोग जब ये सेल कैपेसिटी लगा रहे हैं
हम ऑलरेडी उसके पैरेलल इनगॉट वेफर का भी एक पायलट प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 2028 2030. So I think it is a natural phenomena for all growing companies and large corporates, of course. तो सप्लाई डिमांड गैप इस मोमेंटरी, अगर हम एक 10 से 20 साल या समझो 30 to 50 ईयर्स के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उसके सामने 2 साल 6 महीना 1 साल विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस. बट हम किस तरह का भारत चाहते हैं, उसमें किस तरह की डिपेंडेंसी है हमारे पास दूसरे मार्केट्स के ऊपर, या उससे ज़्यादा हम कहें कि किस तरह की हमारी सेल्फ जनरेटिंग कैपेसिटी है, जिससे की वजह से हमको बाहर से कुछ सामान लिए बिना भी हम हमारा सस्टेनेंस कर सकें. तो इन द लॉन्ग रन मैन्युफैक्चरिंग इज़ द की फॉर इंडियाज़ इकोसिस्टम. हमको थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी बनना है. हमको जो भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करें, $25 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी की कंट्रीब्यूटर. उसमें इंडियन इकोसिस्टम डेवलप होएगा, उसके एंसिलरीज डेवलप होंगे, मैन पावर ट्रेन होगी. स्लोली ग्रेजुअली वी विल ऑल्सो बिकम एन एक्सपोर्टर. ऑलरेडी वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स टू मल्टीपल नेशंस. तो ये जो शॉर्टफॉल है या जो डिमांड के सामने सप्लाई गैप है, दैट्स शॉर्ट टर्म. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के सामने क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इतनी बड़ी है, तो इंडस्ट्री नीड सम टाइम टू एडजस्ट टू दी होल न्यू policies, but definitely the country will respond with this more capacities. ओके, सो अभी इंडस्ट्री का फोकस टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पे है, बट व्हाट इफ अगर ये शिफ्ट हो गई एचजेटी पे या बैक कॉन्टैक्ट पे, तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? वो होने वाला है. हाँ. पहले पॉलीक्रिस्टलिन था, मोनो आया, मोनोपर्क हुआ, उसके बाद टॉपकॉन आज है. टॉपकॉन में भी अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे. फिर बैक कॉन्टैक्ट या एचजेटी, दो पैरेलल प्रोसेस है जो दोनों वाइबल है, दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है. उसके आगे हम पेरोस्काइट का अपग्रेडेशन देखेंगे. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन रादर देन यस और नो. होने वाला है वो. तो पेरोस्काइट, वेदर इट इज़ एचजेटी वेदर इट इज़ टॉपकॉन, दोनों में एक एडिशनल लेयर के थ्रू एक एफिशिएंसी गेन मिलेगा. तो एवरी कंपनी इज़ स्मार्ट इनफ टू एड्रेस दिस इश्यूज़. टेक्नोलॉजी इस तरह की है जो अपग्रेडेबल है, जिसमें आगे आने वाले जो चेंजेस हैं जो मार्केट में है, भले आज कॉस्टली है लेकिन वाइबल है टेक्निकली, तो वो चेंजेस आते रहेंगे. जैसे इवन विद इन टॉपकॉन हम छोटे छोटे चेंजेस की बात करें तो सेल साइज़ के ऊपर जो चेंजेस आए, M10 था, M10R हुआ, G12R हुआ, हो सकता है G12 भी रहेगा. तो इंडस्ट्री विल ऑलवेज कीप ऑन अडेप्टिंग. कहीं कभी भी ये एक स्टैटिक फोर्स नहीं रहेगा, because we always want to have better efficiencies, lower cost of power. तो every company will have its own roadmap, technological roadmap. वो कौन सी टेक्नोलॉजी को आज अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या अपग्रेड के पॉसिबिलिटीज़ है. एटलीस्ट फॉर अस वी आर गोइंग टू बी अपग्रेडेबल टू बैक कॉन्टैक्ट, अपग्रेडेबल टू टेंडम विद पेरोस्काइट. तो सब अपने अपने कंपनीज अपने अपने हिसाब से इस पे प्री प्लानिंग करके रखते हैं. ओके, एंड डू यू आल्सो हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर दैट या ट्रेनिंग? Definitely, of course, training will be required, but skill set की वजह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होएगा will not be a concern. There will always be technology partnerships from global giants and implementation. But अब क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी हो गई है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी चालू हो चुका है. We will no more always be dependent on imported technologies only. There will be local development, indigenous development. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स अलग अलग थियरी पे रिसर्च कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर टाइंग अप विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. इंस्टीट्यूट्स को प्रोजेक्ट चाहिए जहाँ पे वो अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सके, उसका रिजल्ट्स ऑन फील्ड चेक कर सके. उसके अंदर हो सकता है वो फील्ड लेवल पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो रहा होगा, कुछ नई प्रोडक्ट्स के ऊपर काम हो रहा होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे हो रहा है. तो चेंजेस विल हैपन या अपग्रेडेशंस विल बी हैपनिंग. उसमें मैन पावर और टैलेंट विल नेवर बी अ कंसर्न. करेक्ट. सो रिन्यूएबल एनर्जी इतना जल्दी ग्रो कर रही है सेक्टर, ऑलमोस्ट रोज सुन रहे हैं कि ये कंपनी भी आईपीओ ला रही है, वो कंपनी भी आईपीओ ला रही है. तो ये एक बबल है या फिर ये पीक अभी आया नहीं है और अभी आएगा? I think bubble is a very loose word, frankly. Don't mind me, but it's not a bubble at all. It is real value creation. जितने भी कंपनीज अभी तक आईपीओ कर रही है, if they were making losses, all of them were making losses and for a continuous period, फिर भी वो आईपीओ आ रहे होते, फिर भी उनको सब्सक्राइब हो रहा था,
then maybe, but there is not, I don't know a single company who is making losses. सब वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, सब अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ रही है. अब मार्केट परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ द पी मल्टीपल्स कैन बी चेंजिंग, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर बियॉन्ड द इंडिविजुअल कंपनीज कंट्रोल. बट आप ये नहीं देखेंगे कि गलत फ़ायदा लिया जा रहा है उसका, उससे अपनी स्केल बढ़ रही है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है. जैसे जैसे बैलेंस शीट बेटर होती है, दे गेट मोर पावर टू रिसर्च, दे गेट मोर पावर टू डू R&D. जब तक हम R&D नहीं करेंगे तो हम एक सर्कल में घूमते रहेंगे. हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास रिसर्च नहीं है. रिसर्च के लिए आपको बैलेंस शीट लगेगी, आपको पैसा लगेगा. गवर्नमेंट एक लेवल तक सपोर्ट कर सकती है, अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स जब उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे दे विल डू दैट. उसको करने के लिए उनके पास वैसा रिजर्व होना चाहिए, बैकिंग होनी चाहिए. तो आई थिंक देयर विल स्टिल बी अ लॉट ऑफ मोर पब्लिक लिस्टिंग्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन लार्ज स्केल हैपनिंग, क्योंकि ये इंडस्ट्री में उतना स्केल है एंड इट इज़ अफेक्टिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ द 150 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. सबको बिजली की रिक्वायरमेंट है, उसको पहुंच पाना बहुत डिफ़िकल्ट है. अभी हम जो भी कैपेसिटी इंडिया में जनरेट कर रहे हैं, इट्स नो मोर कंपेरेबल टू दी ग्लोबल एवरेज. हमारी एनर्जी कंजम्पशन अमॉन्ग द लोएस्ट है. वी विल सी अ बिग राइज इन इंडिविजुअल पर कैपिटा पावर कंजम्पशन. क्या हम उसको थर्मल से करना चाहते हैं या हम उसमें रिन्यूएबल्स का अगर हमारे पास बेस रहेगा तो उसके साथ करना चाहते हैं. दोज आर दी रियल क्वेश्चंस. उसको करने के लिए देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स, मिड साइज कंपनीज, MSMEs, एवरीवन पुट टुगेदर. सबको अपना ग्रोथ के लिए कैपिटल लगने वाला है, कैपिटल की बिना ये काम नहीं हो सकता है. एंड एनी इन्वेस्टर पुटिंग इन मनी आर स्मार्ट इनफ टू टेक दैट लॉन्ग टर्म कॉल. उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट्स होती है. इट इज़ नेवर अ शॉर्ट टर्म थिंग. कि आपके भी कुछ प्लान्स हैं? सो ऑफ कोर्स हमने भी पास्ट में प्राइवेट राउंड्स कर रहे हैं, हमने भी फंड रेज किया है मार्केट से फ्रॉम इंडस्ट्री कनेक्ट्स. उससे हमारी भी कंपनी की ग्रोथ रही है. Whether we go for an IPO, we continue raising funds from private markets. वो एक सिचुएशन है, but definitely we will continue to grow. We have a plan to go public next year, definitely. But the point here is that हमारी अभी कितनी कैपेसिटी है, अगर हमको और आगे बढ़ना है उसके लिए हमारे पास क्या फंड रिक्वायरमेंट होगी. IPO इज़ वन ऑफ द वे टू फुलफिल दैट, not the only way to do that or not the objective to, not the end goal to do that. IPO के बाद में असली जर्नी शुरू होती है किसी भी कंपनी की. जब हम पब्लिक शेयर होल्डिंग हमारे पास होती है तो एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है हमारी रिटेल शेयर होल्डर्स की तरफ, मार्केट्स की तरफ. सो देयर आर डिफरेंट प्लान्स व्हिच वी कैन डिस्कस ओवर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ईयर्स. क्वालिटी एंड ट्रस्ट आप कैसे मेंटेन रखते हैं? आजकल इतनी सारी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक नई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंटर कर रही है. तो उस केस में क्वालिटी एंड ट्रस्ट कैसे लोग रख सकते हैं? वहाँ पे आई थिंक मैनेजमेंट माइंडसेट इज़ द की डिफरेंस. हम इस इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हैं या वी वांट टू मेक अ क्विक बक. Largely if you see, we have seen good quality in the market, we have seen products perform, but there have been exceptions also. तो it starts with the intent. first of all, intent सही रहेगा तो आपका प्रोसेस सही रहेगा, आपकी वही आपकी क्वालिटी को लेके आपकी एक थॉट प्रोसेस, आपकी टीम को आप डिलीवर करोगे कि हमको क्या प्रोडक्ट लेना है, किस तरह से लेना है, उसकी लॉन्ग टर्म लाइफ जो हमने कमिट करी है वो एक्सपेक्टेड है कि नहीं है. एक हो सकता था कि टेक्नोलॉजी नहीं चलती, अगर टेक्नोलॉजी प्रूवन है तो हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. आई थिंक क्वालिटी एंड ट्रस्ट गेट्स नोन ओवर द लॉन्ग ईयर्स. जैसे हम लोग अगर रिपीटेडली बताते हैं कि हमने 10-12 साल इंडस्ट्री में निकाले हैं, तो इट विल हैपन फॉर कंपनीज. अगर उन्होंने क्वालिटी थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है, इंडस्ट्री विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट. आपका ऑटोमेशन कैसा है, आपके रॉ मटेरियल सिलेक्शन कैसा है, आपकी टेस्टिंग्स कैसी है, हर एक चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है. आपकी मैन पावर की स्किल सेट कैसी है. तो ये सारे बेसिक पैरामीटर्स है फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इट्स नथिंग न्यू फॉर सोलर एज वेल. हमको जो भी है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स फॉलो करने हैं, वो हम अगर कर रहे हैं
So quality will continue to be there, and again for the same reason, each of these large companies are growing. ओके, सो इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए या फिर जो मार्केट में चल रहा है उसे अपडेट रहने के लिए आपके क्या सोर्सेज हैं? So of course we need to be there in the market. Like मैंने बोला था कि हमको पिच पे खड़े रहना पड़ेगा. इसका मतलब ये रहेगा कि बाउंसर भी आएगा या स्नो बॉल भी आएगी, यॉर्कर भी आएगी. हमको नए नए इंडस्ट्री ट्रेंड्स को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा. हो सकता है हमको कुछ कभी कभी ट्रेंड सेटर भी बनना रहेगा फॉर सर्टन थिंग्स. हमने when no one was thinking of backward integration, हमने रॉ मटेरियल स्पेस में एंट्री ली थी. हमने कैप्सूलेट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया 2019 में. देयर वर अ फ्यू बट नॉट मैनी. तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी रहेगी एंड वी आर सक्सेसफुल इन दैट. तो इंडस्ट्री में क्या क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, ऑफकोर्स उसके लिए हमको multiple exhibitions, conferences is just the one part of it, but remaining connected with the industry academia, tying up with them बहुत important है. इंडस्ट्री लीडर्स के साथ सीखना, बैठना, समझना. सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो वेंडर्स हैं, जो लोग इनोवेट कर रहे हैं, उनसे आगे के ट्रेंड्स के ऊपर चर्चा करना, विजिट करना, सीखना, पायलट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना. तो आई थिंक अगेन नथिंग न्यू. दिस इज व्हाट एवरीवन विल डू इन एनी सेक्टर. Okay, and what are your expectations from the media that how can they bridge this gap? And if you have to rate Energetica India on the scale of 1 to 10, where would you place? So on the first point, at least on the media awareness level, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. एक तो पॉजिटिव न्यूज़ को पॉजिटिव वे में बताना, बट मोर देन दैट इन अ सिंपल लैंग्वेज. क्योंकि अगर हम एक एंड यूजर के माइंडसेट से सोचें, उनको उतना डिटेल में ना समझ में आएगा ना उनके लिए नेसेसरी है. फॉर देम इट इज़ द एंड गोल, द एंड रिजल्ट. वो क्या है? अगर वो कंज्यूमर है, सोलर रूफटॉप लगाना चाहते हैं, या लार्ज इन्वेस्टर है, या जस्ट एज अ पब्लिक एट लार्ज, उनको उनके लैंग्वेज में समझ में आ सके, वैसी नॉलेज या इंफॉर्मेशन उनको मिले थ्रू डिफरेंट मीडिया लेवल. दिस इज़ वन ऑफ देम. टॉक शो लाइक दिस, इट कैन बी प्रिंट मीडिया, इट कैन बी सो मेनी अदर वेज. सो जहाँ पे जितना सिंपल वे में हम पॉलिसीज़ को डाइसेक्ट कर सके, टेक्नोलॉजी को डाइसेक्ट कर सके, वो एक इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूस एंडेवर मीडिया का है. आप लोग कर भी रहे हैं, और उसी की वजह से जो मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस भी फैली है, उसमें मीडिया का हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. ऑन द स्केलिंग ऑफ 10, बिकॉज वी आर देयर, ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज ऑफ ईयर, बिकॉज आई थिंक again one of the very old pioneers in energy media. So even your media company has seen the trends personally. ये नहीं है कि अभी इंडस्ट्री ग्रो हुई है तो लेट अस स्टार्ट अ मीडिया कंपनी. आपने भी अपने अपने कम्युनिकेशन चैनल्स में बदलाव किए होंगे. आपने भी ये काफ़ी कुछ चेंजेस करे हैं, जिस वजह से एक बड़ा नाम बनता है. आज एक नॉन एग्जीबिशन के साथ आप लोग का टाइप हुआ है या पहले से है. तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ने भी अपने काफ़ी इंटरनल चेंजेस और डेवलपमेंट किए ऑन द स्केल ऑफ 10, बिटवीन से 7 to 8, बिकॉज देयर इज सो मच टू डू फॉर एवरीवन. देयर कैन नॉट बी अ 10, नहीं तो फिर वो ग्रोथ रुक जाएगी. Okay, and since we are here at the Smarter India Expo, क्या लगता है कि इस तरीके के एक्सपोज किस तरीके से इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को सपोर्ट करते हैं या फिर नए ट्रेंड्स में जानने में हेल्प करते हैं? So we have been associated with the brand earlier Intersolar, known as Intersolar, since 2014. तो ये हमारा 12वां साल है. हमने सबसे पहला एग्जीबिशन इंटरसोलर मुंबई में रखा था, मतलब हमारा स्टॉल, इवन बिफोर वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग. हमारा फैक्ट्री आने में 1 साल था, हमने उसके पहले से एग्जिबिट करना शुरू कर दिया था. जस्ट विद अ फैक्ट्री लेआउट इन प्लेस, वो हमने डिस्प्ले में रखते थे और हम बात करते थे कि हम ये आने वाले, ये करने वाले हैं. तो वी हैव बीन associated and working with the brand for lot many years, and they have their whole global presence in multiple countries, which brings a lot of credibility. हमने इंटरसोलर के म्यूनिक एग्जीबिशंस, यूएस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है, विजिट्स करी है. मिडल ईस्ट में भी आपका होता है. सो टाइंग अप विद दीज एग्जीबिशंस, क्योंकि ये इंडस्ट्री को इतना मैच्योरली समझते हैं,
तो बहुत फोकस्ड अटेंडीज आते हैं. इट्स नॉट लाइक अ फुटफॉल ओरिएंटेड एग्जीबिशन. इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री, मोर एज अ B2B, जो हमारे लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग एंड न्यू सप्लायर्स हो सकते हैं, एंड प्योरली इंडस्ट्री कनेक्ट्स एट लार्ज फॉर network sharing, idea sharing, knowledge sharing. So there are multiple objectives of anyone attending the exhibition, exhibiting at the exhibition, speaking here, and it's a mix of all. So हमारे लिए it is almost like a इंटरनल टीम मीटिंग ऑल्सो, क्योंकि हम भी अलग अलग अपने अपने काम में लगे रहते हैं. फिर यहाँ पे इस तरह के एग्जीबिशन में हम 30 लोग 40 लोग सिंगल स्टेज पे होते हैं, तो हमारे भी काफ़ी सारे पेंडिंग डिस्कशंस कंप्लीट हो जाते हैं. और उसके अलावा क्योंकि इतने सारे लोग से मिलना हो जाता है, तो जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं वो हमको पता चल जाते हैं, एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ बिजनेस कनेक्ट एज वेल. Okay. So before ending the conversation, one message to the young entrepreneurs who are looking to enter this industry. Never look at this industry for profit making. You have to make profits, but it is not only for profit. It is end of the day a long term game. पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पेशेंस के साथ में और इवोल्यूशन के साथ में काम करेंगे तो देयर इज सो मच टू डू इन द इंडस्ट्री. इट गिव्स बैक इन अ मच बिगर वे. बट हो सकता है आप 3 4 5 साल तक इररिलेवेंट होंगे. आप जो भी आप काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि हमने इसमें बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, क्योंकि हम हमेशा किसी बड़े बेंचमार्क से हमें अपने आप को कंपेयर करेंगे. बट इफ़ यू कीप डूइंग थिंग्स, पीपल विल नोटिस यू. आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा. बट अगेन द पॉइंट हियर इज बीइंग ऑन द पिच. Okay. I think it's a great suggestion. Thank you so much for your time. थैंक यू. Thank you. थैंक यू.